तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा था डिटर्मिनेट फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, और थर्ड ऑर्डर पे कुछ बेस्ट क्वेश्चन भी किए थे। वो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था कुछ करने के लिए क्वेश्चन। अब हम लोग आज बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माइनर्स एंड को फैक्टर। तो पहले आप हेडिंग लिखें माइनर्स। हेडिंग आप लिख लें पहले माइनर्स। ठीक है, आप माइनर्स हेडिंग लिख लें। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग जो इसमें लिखने या करने वाले डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं। फिलहाल हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन ही आपको बताएंगे कैसे करने हैं। इसमें पहला पॉइंट दे करके लिख लो, माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स आर obtained by deleting row and column throw by element इसका क्या मतलब है इसको मैं बता देता हूं। अभी हम लोग जब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेट को समझे थे, जैसे सपोज दैट मान लो ये अपने पास कोई थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेट इस तरह का है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। ये आपके पास कोई थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मान लीजिए है। ठीक है, अब आप जब माइनर फाइंड करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए मुझे माइनर फाइंड करना होगा अगर इसका a1 का, तो a1 का माइनर निकालना है तो मैं इसको लिखा हूं। a1 का माइनर निकालने के लिए इस a1 से जो रो या कॉलम पास हो रही है, देखो इस a1 से रो ये वाली पास हो रही है और कॉलम ये पास हो रहा है। तो रो और कॉलम जो इस एलिमेंट से पास होगा उसे डिलीट कर देते हैं, मतलब इसे आप ड्रॉप कर देंगे और फिर बाकी जो आपके पास एलिमेंट बचेंगे उनसे एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे और वो इसका माइनर कहा जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको जब लिखेंगे तो आ जाएगा कैसे बना रहे हैं। इसमें दूसरा पॉइंट लिखे ना, रिप्रेजेंटेड बाई MIJ, रिप्रेजेंटेड बाई MIJ का मतलब क्या है? इस MIJ में I को बोलते हैं रो और J को बोलते हैं कॉलम। मतलब अगर कभी आपसे MIJ मतलब कभी आपसे अगर M12 बोल दिया जाए तो आप ये समझ लें ये फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट आता होगा उसी के लिए मुझसे माइनर पूछा गया है। ठीक है, अभी इस पे हम लोग एक क्वेश्चन के इस सिस्टम से समझते हैं कि कैसे इसे हम लोग फाइंड करते हैं। सपोज दैट मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इजी है, माइनर भी और को फैक्टर भी। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया, मान लीजिए आपको एक डिटर्मिनेंट दी गई डेल्टा इज इक्वल टू, और डिटर्मिनेंट आपके पास सपोज दैट ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। ठीक है, और अब आपसे पूछा गया है कि आप इसमें फाइंड कर दीजिए M21 क्या होगा। ठीक है, M21 आपसे पूछा गया है।
जब आप M21 फाइंड करने चलेंगे तो इसके पहले मैं आपको यहाँ एक बार और बना के दिखा देता हूँ। आपको मैं फर्स्ट पार्ट में इस बात को बताया था। इससे हम लोग A11, A12, A21, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसे जरा समझ लें क्या है। ठीक है, ये जो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जो आप बनाते हैं, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में ये जो एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट की ये सारी पोजीशन है। जैसे मैंने बोला A11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम भी बोल सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए सेकेंड रो शुरू हो गई है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आप ऐसे समझे सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, है ना, ये इसका मतलब है। और ये जो एलिमेंट लिखे हुए हैं, जैसे आपको निकालने के लिए कहा कि M21 फाइंड कीजिए, तो M21 फाइंड करने के लिए आप ऐसे सोचो, ये सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं और सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट तो यहाँ होता है, मतलब इसके हिसाब से इसमें कौन सा एलिमेंट वो होना चाहिए, A2। तो आप माइनर A2 का फाइंड करने जा रहे हैं। आप ऐसे लिखेंगे M21 का मतलब है माइनर ऑफ A2। और A2 का माइनर कैसे फाइंड करेंगे? मैंने कहा था कि जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है उससे पास होने वाली रो और कॉलम को आप डिलीट कर देंगे या ड्रॉप कर देंगे। तो आप इस रो और इस कॉलम को ड्रॉप कर दें। ड्रॉप करने के बाद एक डिटर्मिनेंट बना लें। आप ये रो और ये कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं तो B1 C1 और B3 C3 आपके पास बच गया। B1 C1 B3 C3। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको M21 फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अगर मान लो किसी ने कहा कि सर मुझे M33 चाहिए, तो M33 का मतलब है थर्ड रो और थर्ड कॉलम। थर्ड रो और थर्ड कॉलम कहाँ आता है? इसमें देखें आप, थर्ड रो और थर्ड कॉलम ये वाला एलिमेंट है। इस एलिमेंट की बात करें, इसका मतलब मुझे C3 के लिए निकालना है। तो हम इसे लिखेंगे माइनर ऑफ C3। और C3 के माइनर को फाइंड करने के लिए फिर आप एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। डिटर्मिनेंट बना करके आप C3 के लिए फाइंड करने वाले हैं, तो C3 से पास होने वाली रो और कॉलम इसे आप डिलीट कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। फिर आपके पास ये 4 एलिमेंट रिमेनिंग बच गए हैं, मतलब A1 B1 एंड A2 B2, A2 B2 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व। इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना होता है माइनर निकालना। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे माइनर पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और एक माइनर पे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये फाइंड माइनर ऑफ, एक डिटर्मिनेंट आपको दी गई है 1 -1 2 -3 -2 1 3 -3 1। ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए D = ठीक है। और आपसे कहा है कि माइनर फाइंड कीजिए। माइनर फाइंड करना है तो क्या क्या आपको निकालना है? आपसे पूछा है M13 बताओ, M21 बताओ और M23 बताओ। M13, M21, M23 ये आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो इसमें से मैं एक आपको निकाल के दिखा देता हूं, बाकी दो आप खुद से निकालेंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर मुझसे M21 निकालने के लिए बोलता, M21, तो आप सबसे पहले ये सोचो कि M21 एलिमेंट आता कहाँ है। देखिए M21 का मतलब है सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो रो आपके पास ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। सेकेंड रो ये शुरू हुई, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट ये है।
आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये, मतलब इसकी बात हम कर रहे हैं। तो माइनर आप -3 के निकालने जा रहे हैं, मतलब आप ऐसे बोल दोगे M21 का मतलब ये है कि माइनर ऑफ -3। तो -3 का माइनर निकालते कैसे हैं? आप एक डिटर्मिनेंट बनाओ, डिटर्मिनेंट बनाने के बाद मैंने बताया अभी कि आप इस -3 से पास होने वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दो। तो -3 से रो इधर से पास हो रही है, कॉलम ये है, इन दोनों को आपने डिलीट कर दिया तो आपके पास 4 एलिमेंट मिल गए, जो -1 2 एंड ये -1 2 एंड -3 -1 -3 1। और इसे सॉल्व कर लेते हैं। इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई ले लिया, -1 माइनस इधर से मल्टीप्लाई किया तो -6, यानी -1 + 6 दैट इज 5। तो आपके पास M21 की वैल्यू आ गई 5। यह है आपका माइनर फाइंड करना। बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ही आसान है, उसको बहुत ईजिली आप कर लोगे, उसमें कोई बात नहीं, ठीक है। शेष इसमें से 2 बच गए आपके पास, M21 एंड M23, आप स्वयं फाइंड कीजिए उसे, आप खुद से फाइंड करें, ठीक है। अब एक और अगले टाइटल की बात करते हैं। अगला टाइटल लेते हैं जिसका नाम है कोफैक्टर। कोफैक्टर लिख लें, कोफैक्टर, कोफैक्टर, ठीक है। आइए समझते हैं इसका मतलब है क्या है। हम लोगों ने जो माइनर निकाला है, जिस एलिमेंट के माइनर को हम लोग फाइंड कर रहे हैं, अगर उस एलिमेंट को पार्टिकुलर वहां की पोजीशन ऑफ साइन, मतलब इस एलिमेंट का जो साइन की पोजीशन है उस साइन को अप्लाई करते हुए फाइंड करते हैं, तो उसे बोलते हैं कोफैक्टर है। ऐसे समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा लिख लें। लिख लीजिए माइनर along with their element position sign, दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा रिप्रेजेंटेड बाई Cij, और एक तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा Cij इज इक्वल टू -1 to the power I + j इंटू Mij। अब सारे का मतलब हम लोग ठीक से समझते हैं डिटेल से कि ये सब के क्या मीनिंग है। सारी की मीनिंग हम लोग ठीक से समझते हैं, सबकी मीनिंग क्या है। अब आप इसमें देखो, मैंने पहला पॉइंट लिखा है, वही मैं जो आपको बता रहा हूं कि जिस एलिमेंट का हम लोग माइनर निकालते हैं उस एलिमेंट के लिए वहां की साइन को देख करके हम लोग रखते हैं। साइन वहां का लिया जाता है, मतलब साइन के साथ अब हमको साइन के साथ अब सॉल्व करना है मुझे। और जैसे हम लोग माइनर को Mij रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हम लोग कोफैक्टर को Cij से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर वही बात है कि I इसमें रो है और J कॉलम है, आगे वहां लिखना हो तो लिख लो भाई। I को हम लोग इसमें रो बोलते हैं और J को बोलते हैं कॉलम, ठीक है। और इधर Cij -1 to the power I प्लस, ये केवल लिया गया है, ये केवल साइन के लिए लिया गया है। जो साइन मैं यहाँ पर लिखा हूं, ये साइन हमको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाया करेगा। एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग इसे फाइंड करते हैं, ठीक है। आइए एक कोफैक्टर का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कोफैक्टर का, बहुत ही आसान है। माइनर और कोफैक्टर दोनों बहुत इजी है। अच्छा, क्वेश्चन ये, इफ d इक्वल टू, एक डिटर्मिनेंट आपको दी गई है और डिटर्मिनेंट है आपके पास 1 2 3 3 1 -1 5 -1 6, और आपसे कहें कि आप फाइंड कर दीजिए C23 आप फाइंड करें, ठीक।
तो आप अभी अभी एक फार्मूला लिखे थे, Cij इक्वल टू -1 टू दी पावर i प्लस जे इंटू -1 टू दी पावर i प्लस जे इंटू MIj। बोलो ठीक है, ये आपने लिखा था। अब मुझे C23 निकालना है, तो हम इसे लिखेंगे C23 -1 टू दी पावर 2 प्लस 3 M23। तो ये तो -1 टू दी पावर 5 हो गया, और -1 टू दी पावर अगर आड पावर होती है तो -1 देता है, तो दैट इज -M23। मतलब आपको M23 फाइंड करना है, और M23 माइनर है, और माइनर हम लोग अभी अभी निकाले थे। M23 कौन सा एलिमेंट होगा आपका, देखिए इसमें सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट या सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो आपको ये चलती है, इसमें थर्ड एलिमेंट ये है, या थर्ड कॉलम बोले तो ये वाला है। इसमें मतलब -1 का आपको माइनर निकालना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं माइनर ऑफ -1। और जब -1 का आप माइनर निकालेंगे तो आपने एक डिटर्मिनेंट बनाया, ये माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस को हम यहां लगा लेते हैं, मतलब यहां माइनस आएगा, ठीक है। अब आइए, इस -1 के लिए आप फाइंड कर रहे हैं, -1 मतलब इसके लिए, तो इसके लिए इस रो को आप डिलीट करेंगे और इस कॉलम को डिलीट करेंगे। आपके पास 1 2 5 और -1 ये एलिमेंट मिल रहे हैं, 1 2 5 एंड -1। फिर क्या करेंगे, इस माइनस को बाहर रखेंगे, इधर से मल्टीप्लाई लिया तो -1, इधर से मल्टीप्लाई लिया तो -10, ये माइनस और -11 हो गया, बाहर माइनस लगा हुआ है तो +11 आंसर आ गया। ये आपका C23 फाइंड हो गया, ठीक है। अब एक बात और सोचते हैं कि ये जो मैं लिखा हूं -1 टू दी पावर i प्लस जे, इसको बिना लगाए भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बिना इसको अप्लाई किए हम लोग को फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। उसको जरा इधर समझ लेते हैं, बिना उस फार्मूले को अप्लाई किए हम लोग एक M2 मेथड भी समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है, देखें, मुझे फाइंड करना था C23, तो हम क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, और C23 एलिमेंट की बात हम लोग यहां से करते हैं। C23 एलिमेंट ये वाला है। अब इसके पहले आप एक छोटी सी बात और समझ लें, आपको मैंने बताया है, जब आप थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, मैं यहां लिख देता हूं एक बार, देखें, तो उसके साइन में बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट ये साइन चलते हैं। अल्टरनेट हम लोग साइन लेते हैं, प्लस से शुरू करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये इसके साइन है। अब मुझे जिस एलिमेंट के लिए फाइंड करना है वो एलिमेंट इस -1 की बात कर रहा हूं, 2 3, तो 2 3 यहां आता है, और 2 3 के लिए यहां पर साइन निगेटिव है, तो आप यहां पहले ही एक निगेटिव लगा दीजिए, और इस निगेटिव को लगाने के बाद अब इस -1 के लिए आप माइनर फाइंड कर लीजिए। मतलब ये जो रो देख रहे हो और ये कॉलम, इनको आप डिलीट कर दो, तो 1 2 5 -1 ये आ गया आपके पास, तो -1 रहा बाहर, इधर से मल्टीप्लाई किया तो -1, ये -10, और ये टोटल आंसर फिर आ गया 11, है ना। मतलब आप इस फार्मूले को नहीं भी अप्लाई करते हैं तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। को फैक्टर को हम लोग इसलिए याद रखते हैं कि अभी हम लोग मैट्रिक्स के चैप्टर में ए इनवर्स फाइंड करते हैं, मतलब मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, तो उसमें इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग एक मेथड अपने पास चलेगा को फैक्टर से। तो सारे एलिमेंट का हम लोग को फैक्टर, मतलब इसमें जितने एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट का हम लोग को फैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये को फैक्टर वहाँ बहुत यूजफुल होता है, तो को फैक्टर आपको आना चाहिए, माइनर भी आना चाहिए, ठीक। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप उसे कर लेंगे। एक को फैक्टर का मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप माइनर भी निकाल लीजिएगा, को फैक्टर भी उसका फाइंड कर लीजिए। आप चाहे तो सारे एलिमेंट का माइनर, सभी एलिमेंट का को फैक्टर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ये है, इफ
डेल्टा इक्वल टू, डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था आपसे, 1 2 3 0 5 9 एंड 2 2 1। और आपसे पूछा गया है फाइंड M21 एंड C21। आपसे M21 और C21 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोले हैं। आंसर आप लिख लें, आंसर मैच करा लेंगे। M21 का आंसर आपके पास आया है -4 और C21 का आंसर है 4। आंसर को नोट भी कर लें और आंसर से मैच करा लेंगे, ठीक है। अब हम लोग माइनर और को फैक्टर के थोड़े थोड़े चीज़ें समझ लिया। अभी इसके क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं डिटर्मिनेंट की, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब आइए बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज, तो आप लिखिएगा कुछ प्रॉपर्टीज पहले आपको बता दें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट में कुछ प्रॉपर्टी लिखिए और सबसे पहले आप उसमें डालिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट P1। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, डिटर्मिनेंट जो हम लोग एक एक्सप्लेन करके सॉल्व करते हैं, रो से या कॉलम से, जिसे चाहे ओपन कर लेते हैं, वो एक मेथड जो है वो बहुत ही यूजफुल मेथड नहीं है। आप उसे एक छोटे से डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, बट जब अपने पास क्वेश्चंस के जब लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन जब लेंथी होते जाएंगे, तो बिना प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। इसलिए प्रॉपर्टी आपको ठीक से आनी चाहिए, प्रॉपर्टी आप अच्छी तरह समझ लें। अभी मैं उसको पर क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे प्रॉपर्टी को क्वेश्चन में अप्लाई भी करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी लिखिएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, आप डिटर्मिनेंट पूरा लिखना, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज, value of determinant remains unchanged by interchanging row and column। by interchanging row and column, ठीक है। मतलब रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। मतलब मैं ये बोलने वाला हूं कि आपके पास अगर A1 B1 C1 ऐसे दिया हुआ है, A2 B2 C2, A3 B3 C3, तो आप चाहें तो इसके सारी रो को आप कॉलम में चेंज कर दें। मतलब A1 B1 C1 ऐसे बना दें और A2 B2 C2 ऐसे बना दें, A3 B3 C3 इधर से ले लें, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू इधर है सेम वैल्यू इधर भी है। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये प्रॉपर्टी यूजफुल कम है थोड़ा, बट ये मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी भी इसी तरह की एक है, वहाँ पर ये यूजफुल रहती है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को समझ लें, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज बाई इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। मतलब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब आइए इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टी सेकेंड। 5-7 प्रॉपर्टी जब पढ़ लेंगे तब क्वेश्चन में इसको अप्लाई करने लायक हो जाएगा, आने लगेगा क्वेश्चन में। प्रॉपर्टी सेकेंड लिखिए, प्रॉपर्टी सेकेंड, if any two rows or two column, if any two rows or two columns are interchange then sign of determinant is changed, sign of determinant
इज चेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसका यूज बहुत ज़्यादा है, आप इसे समझ लें। मैंने लिखा है इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज। मतलब इसका ये है, सपोज दैट मान लीजिए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट दिया गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। सपोज दैट मान लो आपके पास ये डिटर्मिनेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एक रो को दूसरी रो से चेंज कर दें या कॉलम से दूसरे कॉलम को चेंज कर दें, मतलब आप ये करने वाले हैं, इस रो को उठा करके आप फर्स्ट रो में कर दें और फर्स्ट रो को उठा करके सेकेंड रो में कर दें। मतलब आप ऐसे लिख दें A2 B2 C2 और फिर ले लें A1 B1 C1 और इधर आपका A3 B3 C3 रहे। ऐसा अगर आप करते हैं तो इसका साइन बाहर निगेटिव हो जाएगा, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी इस डिटर्मिनेंट के हिसाब से, ठीक है। अब अगर मान लो फिर आप बोल रहे हो कि मैं इसको अगर इसमें बोल दूं सेकेंड रो में और सेकेंड रो को थर्ड रो कर दूं तो एक और निगेटिव आएगा और एक और निगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव कर देगा। चाहो तो आप कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो A2 B2 C2 A3 B3 C3। मैं इस थर्ड रो को सेकेंड रो बना दिया हूं और सेकेंड रो को थर्ड रो बना दिया, और ऐसा करने पर एक निगेटिव और आएगा और वो निगेटिव इस निगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो सर फिर क्या जितनी बार इसको हम चेंज करेंगे उतनी बार साइन चेंज होगा? बिल्कुल यही होगा। आप इस रो को जितनी बार आपस में चेंज करेंगे उतनी बार एक निगेटिव बाहर आता जाएगा। यही सिस्टम कॉलम से भी अप्लाई होगा। आप कॉलम वाला भी यहाँ लिख लें, एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ भी लिख लें। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा, तो फिर आप इसको ऐसे लिखें, इस कॉलम को उठा करके इस कॉलम में ले आओ, ठीक है। इस कॉलम को उठा करके आप इस कॉलम में कर दें, मतलब B1 B2 B3 यहाँ कर दें और A1 A2 A3 यहाँ कर दें। इधर C1 C2 C3 है। ऐसा करने से आपको एक निगेटिव मिल जाएगा। आप चाहे रो को चेंज करें या कॉलम को चेंज करें, एक निगेटिव साइन हमेशा बाहर आएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसे आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन में अप्लाई होती है, इससे अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। आइए एक प्रॉपर्टी और लिखिए, ठीक है। आगे समझिए, मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताई। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? सारी रो को उठा करके कॉलम में चेंज कर दिए, कॉलम को उठा करके रो बदल दीजिए। ऐसा करने से वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और सेकेंड प्रॉपर्टी आपने देखा कि रो मतलब कोई भी दो रो आपस में चेंज करें या कॉलम को आपस में चेंज करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। अब आइए थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लिखिएगा थर्ड प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है। P3 थर्ड प्रॉपर्टी सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रॉपर्टी आप थर्ड लिख रहे हैं, इसे ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे भी। लिखिएगा इफ ऑल द एलिमेंट in a row, if all the elements in a row or in a column are zero। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो। इफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ रो और इन अ कॉलम आर जीरो, मतलब किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाते हैं तो क्या होता है? देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट
इज जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान सुनो। मैं ये बोल रहा हूं कि किसी डिटर्मिनेंट में रो या कॉलन, मैं रो बोल रहा हूं तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हो रही है, कॉलन बोल रहे हैं इसका मतलब वर्टिकल लाइन की बात हो रही है, ठीक है। दोनों जरूरी नहीं है, कोई भी एक रो या कॉलन, इसमें से कोई भी एक रो या कॉलन अगर जीरो हो जाए सारे एलिमेंट तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपके पास अगर कोई थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, मतलब A1 B1 C1 है और यहाँ पर A3 B3 C3 है, अगर आप यहाँ के तीनों एलिमेंट को जीरो कर दें तो इसकी वैल्यू जीरो होती है। मतलब मुझे सॉल्व ही नहीं करना है, हम इसको देख करके आंसर जीरो लिख देंगे। तब फिर एक दिमाग में एक बच्चे की ये भी आया, क्या सर अगर मान लीजिए ये A1 0 B1 0 C1 0 0 C1 B2 A2 C2 0, अगर सर ऐसे दिया होता तो अगर ऐसे दिया है तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसलिए कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि रो के या कॉलन के, मतलब जिस रो या कॉलन की बात करोगे उसके सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। आप यहाँ 0 3 ले लो या 0 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पूरे डिटर्मिनेंट में, इस पूरे डिटर्मिनेंट में जब तक आप किसी एक रो मतलब मैं बोल रहा हूँ तो इसके तीनों एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, कॉलन बोल रहा हूँ तो तीनों एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। किसी एक रो या कॉलन के तीनों एलिमेंट जीरो होंगे तो ये होगा जीरो, अदरवाइज ये जीरो नहीं होगा। अब ये जीरो नहीं होगा, है ना। इस प्रॉपर्टी को तभी अप्लाई करते हैं जब रो या कॉलन के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। ये तो रो का हुआ, आप चाहो तो कॉलम का भी लिख सकते हो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड 0 0 0 दैट इज जीरो। यही तो बोल रहे हैं कि सारे एलिमेंट अगर जीरो हो गए किसी रो या कॉलम के तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी सेकेंड एंड थर्ड, ये दोनों बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं, एक प्रॉपर्टी अपने पास है फोर्थ, उस प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, बस 2 प्रॉपर्टी और समझ लेंगे तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 लिखिए। इफ एनी 2 रोज आर 2 कॉलम्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ एनी 2 रोज आर 2 कॉलम्स are identical, then value of determinant will be 0। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसका जरा मतलब समझते हैं क्या होता है ये। हम यहां लिख रहे हैं इफ एनी 2 रोज आर 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, मतलब मैं ये बोलने वाला हूं आप ये समझें कि डिटर्मिनेंट अपने पास ऐसे दिया गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये डिटर्मिनेंट आपके पास है। मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें से कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, मतलब अगर ये A1 B1 C1 है तो ये भी A1 B1 C1 हो जाए तो इसे बोलेंगे आइडेंटिकल है। देखो ये और ये दोनों आइडेंटिकल है, और अगर ये दोनों कभी आइडेंटिकल दिखाई दे दिए तो फिर इसका आंसर हम डायरेक्ट जीरो बोल देंगे, फिर इसमें से कोई सोल्यूशन नहीं करेंगे। तब तक एक बच्चे के दिमाग में ये भी आया कि सर अगर तीनों आइडेंटिकल हो जाए तो अरे तुम ऐसे समझो, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि 2 आइडेंटिकल होंगे तो वैल्यू 0 होगी, अगर आप तीनों आइडेंटिकल कर दोगे तो क्या दिक्कत है, वो भी 0 होगा। तीनों आइडेंटिकल कर देंगे तो भी 0 होगा, और कम से कम 2 आइडेंटिकल तो होना ही है 0 होने के लिए।
अगर तीनों हो गया तो बोनस मिल गया मेरे पास। ये रो से हुआ, आप चाहो तो कॉलम से भी कर सकते हो। A1 B1 C1 A1 A1 C1 B1, ये ए भी A1 B1 C1 A2 B2। ये देखिए फर्स्ट और सेकेंड कॉलम आइडेंटिकल है, इसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक, यानी हम लोगों ने क्या सीखा? प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी सेकेंड, प्रॉपर्टी थर्ड, प्रॉपर्टी फोर्थ। ठीक है, अभी आपसे मैंने कहा कि प्रॉपर्टी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए एक प्रॉपर्टी और बात करते हैं। आज हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और कल हम लोग फिर इस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आइए एक प्रॉपर्टी और लेते हैं, प्रॉपर्टी फिफ्थ की बात करते हैं। प्रॉपर्टी फिफ्थ, आइए प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या है उसको भी समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी फिफ्थ को लिखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, of all the elements of any row or column are multiplied by a constant k, then value of determinant is also multiplied, then value of determinant is also multiplied k। If all the elements of any row or columns are multiplied by a constant k, then value of determinant is also multiplied k times। इसका जरा मतलब समझते हैं। मान लीजिए आपके पास डिटर्मिनेंट इस तरह का दिया गया है A3 B3 C3। ठीक है, सोचते हैं इस डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम के तीनों एलिमेंट को, ध्यान से सुनो भाई, मैं ये बोल रहा हूं कि रो या कॉलम, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एंड कॉलम, मतलब रो और कॉलम के सभी एलिमेंट में किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इसमें सब में k से मल्टीप्लाई कर दें, KA1 KB1 KC1, और बाकी को कुछ नहीं करना है, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ऐसा अगर आप करते हैं तो ऐसा होने पर इस पूरे डिटर्मिनेंट में, मतलब इस पूरे डिटर्मिनेंट जो D था आपका, इस D में भी k का मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में ही k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप ये सोचो कि अगर इसमें भी तीनों में k से मल्टीप्लाई हुआ होता और इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ होता तो एक k तो यहां से मिलता और एक k यहां से मिलता, एक k यहां से मिलता, तो बाहर कितना होता? k क्यूब, k इंटू k मतलब k क्यूब। ठीक है, मतलब हमको जिस रो को मल्टीप्लाई, यही काम कॉलम से भी होता है। कॉलम में भी हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, जिस भी कॉलम के तीनों एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात इनडायरेक्ट में, आप एक बात ये भी समझ गए होंगे कि सर अगर अगले दिन मान लीजिए कभी किसी कॉलम या रो में सभी एलिमेंट में कोई चीज कॉमन मिल रही हो तो उसे बाहर कैसे लेते होंगे?
तो एज ए सेम प्रोसेस, अगर मान लो इसमें से k को बाहर निकालना होता तो k को हम बाहर ले लेते। नहीं, जब तीनों एलिमेंट में कोई चीज़ कॉमन मिलता है तो वो बाहर चला आता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप इस प्रॉपर्टी को ठीक से समझते रहें तो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको 5 प्रॉपर्टी बताया और इन 5 प्रॉपर्टी के बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं। जाते जाते एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं आज। आइए, क्वेश्चन आपके पास ये है, वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू डिटर्मिनेंट दे रखा है 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी। आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी इक्वल टू, देखो बस मैं एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। देखिए, अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग प्रॉपर्टी में अप्लाई तो करना बता रहे हैं, हम ये सीखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन कैसे होते हैं? ऑपरेशन C1 से लगता है या C2 से, मतलब कॉलम से लगा सकते हैं या रो से भी लगा सकते हैं। अब जैसे इसे लगाना होता तो मैं ये कहने जा रहा हूं, देखिए अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, इधर ऐड करते हो तो भी, इधर ऐड करते हो तो भी, मतलब आप ये लगाने वाले हो। ये कॉलम कौन सी है? C2। ये कौन सी कॉलम है? C3। तो आप C2 को ऑपरेट करो C2 प्लस C3 करके। ध्यान से इस ऑपरेशन को समझें। अभी लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, आएगा नहीं, बट ये बहुत आसान है, बहुत जल्दी आ जाएगा। C2 को ऑपरेट करते हैं C2 प्लस C3, जिसको ऑपरेट करते हैं वही चेंज होता है, बाकी दो चेंज नहीं होंगे। मतलब C3 में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो C3 को आप पहले एज इट इज लिख लो a प्लस बी, और इधर आप 1 1 1 लिखे रहो। C2 और C3 को ऐड करके आप C2 की जगह लिखोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी मिला, इधर ऐड किया तो b प्लस सी प्लस ए मिला, इधर c प्लस ए प्लस बी मिला। आप समझ गए होगे। इसमें से देखो तीनों एलिमेंट सेम है, तो इसे आप कॉमन ले सकते हो, और जब आप इसे कॉमन ले लोगे तो बाहर आपके पास मिल गया a प्लस बी प्लस सी। तो फिर बचा क्या? यहां पर कॉमन लेने के बाद यहां तो 1 1 आ गया, और ये b प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी। तो फिर आप ये भी जानते हो कि इसमें दो कॉलम आइडेंटिकल है, और कॉलम अगर आइडेंटिकल होती है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, मतलब a प्लस बी प्लस सी इंटू 0, और दैट इज 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, अब हम लोग इसमें नेक्स्ट डे हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है।